हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चतुर्भुज कोऑर्डिनेटल पॉइंट की। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेटल जो चतुर्भुज होता है उसमें आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये सारी आकृतियाँ भी होती हैं, लेकिन इनके वीडियो आपको आगे मिलेंगे। आज हम पर्टिकुलर चतुर्भुज को समझने वाले हैं कि मेंचुरेशन पार्ट में चतुर्भुज का क्या महत्व होता है, क्योंकि आज के इस कंपटीशन युग में आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन जो आते हैं मेंचुरेशन से वो उनकी थ्योरी बेस आते हैं। यदि आपको थ्योरी पता है, क्योंकि कोई भी आकृति है जिसकी आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में पता है कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, यदि आपको ये पता है तो आप उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाते हो। जैसे हमने ट्राइंगल की पूरी की पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दी थी। अब आज हम शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेटल की, और चलिए कोऑर्डिनेटल देखिए। चतुर्भुज, हर एक पॉइंट पढ़ाऊंगा चतुर्भुज का जिनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है। बोला चतुर्भुज, सबसे पहले आपने बोला कि एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है चतुर्भुज कहलाती है। नामकरण करा ABCD। अब एक बात बताइए, पहला जो इसका पॉइंट होता है वो होता है कि सर इसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अर्थात मैं कहना चाहूँ कॉन A प्लस कॉन B प्लस कॉन C प्लस कॉन D, इन चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि आपको ट्राइंगल में मैंने बताया था कि कोई भी एक बहुभुज जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं और बंद आकृति होती है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल निकालते हैं। अंतः कोणों का योगफल निकालते हैं तो मैंने उसके लिए बता दिया था आपको, यदि याद हो तो n-2 इंटू 180। n होता है भुजाओं की संख्या। तो बताइए इस कोऑर्डिनेटर में कितनी भुजाएं हैं, तो जवाब होगा 4 में से 2 गया गुना 180। तो जवाब आपका होगा कि सर इसके तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। अब इसके बाद करते हैं पैरामीटर की, परिमाप की, और बहुत आसान है पैरामीटर और परिमाप। देखिए दोस्तों, ये आकृति थी, बात इसकी मैं पैरामीटर की कर रहा हूँ। तो पैरामीटर में क्या होता है कि आप इसकी भुजाओं, इसकी अक्ष पे चलते हो, अर्थात भुजाओं पे चलते चलते आप जिस बिंदु से चले थे वापस आप उसी बिंदु पर आ जाते हो। तो ये इसका क्या कहलाता है, परिमाप यानी पैरामीटर कहलाता है। तो आपने देखा कि आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तो मैं एक बात कह दूं कि सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप कहलाता है। लेकिन यदि इसके बीच वाले पार्ट्स, इसके एरिया की, इस भाग की बात करूं जिसको मैं कलर्ड कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, तो ये पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो अब बात दोनों की करते हैं, क्षेत्रफल और उसकी पैरामीटर की। तो दोस्तों पैरामीटर के बारे में आपने क्या बोला, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो तीसरा पॉइंट आता है इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब दोस्तों एक बात बताना मुझे, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको ट्राइंगल का होना चाहिए, त्रिभुज का होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इसका एक डायगोनल खींचते हैं, विकीर्ण खींचते हैं A से लेकर C तक, A से लेकर C तक। एक विकीर्ण खींचा हमने AC, और इस विकीर्ण को आधार मानते हुए आपने देखा कि आपके पास इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों के रूप में कन्वर्ट कर चुके हो। चतुर्भुज दो त्रिभुजों के रूप में बन गया। तो आप दोनों त्रिभुजों की बिंदु D से यदि मैं भुजा AC पर एक लंब डालूं, लंब हो गया उसका H1, और लंब ही उस आकृति की ऊंचाई कहलाती है। ऐसे ही बिंदु B से यदि मैं इस पर लंब डालूं तो आप ये बोलोगे इसकी ऊंचाई सर होगी H2 होगी। क्या होगी? H2। तो मुझे इसका निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्या करें, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो बताओ पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो देखना आप लोग एक ही बात बोलोगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ADC का, प्लस दूसरी त्रिभुज है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया, तो हमारा कोऑर्डिनेटल का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखो ADC का क्षेत्रफल निकालोगे, ADC यानी ट्राइंगल का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको पता है ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
तो ADC के लिए बेस आप AC भुजा को मानते हो तो उसकी ऊंचाई कौन हो जाएगी, h1। तो आप यही तो बोलोगे 1/2 आधार, आधार कौन है AC, ऊंचाई कौन है h1, चिन्ह प्लस का। ABC की बात करूँ ABC की, तो इसका आधार भी कौन है, AC भुजा है। तो आप बोलोगे 1/2 AC गुना ऊंचाई कौन होगी h2। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो आप देखोगे 1/2 और AC, 1/2 और AC, 1/2 AC कॉमन है, तो यहाँ से बचा h1, यहाँ से बचा h2। तो आपने बोला कि सर उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/2 AC, एक विकीर्ण है, 1/2 विकीर्ण और विकीर्ण पर ढाले गए लंबों का योग। अर्थात मैं इसको थ्योरेटिकल लिख दूँ 1/2 गुना विकीर्ण पर ढाले गए लंबों का योग। और यही आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ते हो दोस्तों। अब हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, हम इसके आगे चलते हैं। एरिया से रिलेटेड और अलग अलग बातें होती हैं, देखना। जब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं साफ करता हूँ। तो देखिए, अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या होगा, जैसे आप एक कोऑर्डिनेटर ले रहे हो और कोऑर्डिनेटर के दोनों डायगोनल खींच रहे हो, दोनों विकीर्ण खींच रहे हो। तो ध्यान दें, एक मैंने बोला कि आपका एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, नामकरण कर दिया, सारे पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान देना। और इसका एक विकीर्ण आपने खींचा AC, एक विकीर्ण कौन सा खींच दिया AC, और दूसरा डायगोनल खींच दिया इसका AD, दोनों विकीर्ण खींच दिया आपने। तो यहाँ से आप लोगों को कौन सी बात अध्ययन करनी है, ध्यान देना। मान लो आपने ABCD कोऑर्डिनेटर खींचा था, दोनों विकीर्ण खींच दिए। मैं कह रहा हूँ ये भुजा A है, ये भुजा B है, ये C है और ये D, माप दे रखी है। तो यहाँ से क्या सत्यापन होता है, ध्यान दे। तो यहाँ से सत्यापन होता है कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछता है। त्रिभुज ABC कर लो इसको, ABC का क्षेत्रफल और ADC का, यानी एक बार ऊपर वाली और एक बार नीचे वाली, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो वो होगा दोस्तों D/B, अर्थात इस भुजा का ये, इस भुजा का ये, ऊपर वाली के लिए D, नीचे वाली के लिए B हो जाएगा। ऐसे ही बात करें यदि हम ABD त्रिभुज की, तो आप बोलोगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटे ABD ले लिया, तो अब बचा आपका CBD, त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। और इन दोनों की बात करें तो ABD के लिए कौन सी भुजा भाई, A, और BDC के लिए कौन सी, C। तो इनका होगा A/C। अर्थात ये वाला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अभी आप यही सोच रहे होगी कि ये पॉइंट कैसे बना, तो कैसे निकाला हमने, कैसे सोल्व किया। तो ध्यान दें, एक काम करते हैं, हम इसका एक डायगोनल खींचते हैं। मैं समझा रहा हूँ कैसे बने दोनों पॉइंट्स। आप एक काम करना, दोनों डायगोनल खींच दिए। अब दोनों डायगोनल खींचे हैं तो आपके पास ABC और एक बना ADC। तो आपको पता है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ कोई सी भुजा नहीं है जो हाइट का काम कर रही है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसकी हाइट खींचते हैं, इसकी हाइट खींचते हैं, और ये हो गया H2 हो गया। मान लो इसकी हाइट खींची ऊपर वाले की, तो आप बोलोगे इसकी हाइट होगी H1 होगी। तो क्या मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ध्यान दे एक बार, बोला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, बोला सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, AC, ऊंचाई क्या है H1 बटे, नीचे की बात करें 1/2 इस त्रिभुज के लिए ADC के लिए, तो आधार कौन हो जाएगा AC,
आधार है AC गुना ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो जाएगा, वही H2। तो आपने इसको सोल्व किया तो देखा कि 1/2 AC 1/2 AC 1/2 AC से कट रहा है, तो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है H1:H2। लेकिन दोस्तों आपने तो कुछ और ही लिखा था यहाँ पे। तो एक बात बताना मुझे आप, मैं जो आकृति को डिनोट करूँ उस पर ध्यान देना। ये आकृति B, यहाँ से मैंने मान लिया E है और ये O है और यहाँ मान लिया F है। तो एक बात बताना, BEO की बात करूँ, त्रिभुज BEO की और DFO की बात करूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि सर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण इसके बराबर है, ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं AA समरूपता नियम, AA समरूपता नियम। और जब दोनों आकृतियां समरूप होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होता है। कोई भी दो त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो क्या दोस्तों आप ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ से कि सर H1 का रेशियो H2 के साथ, ऐसे ही D का रेशियो B के साथ, बोलो सही है? तो क्या मैं इस H1/H2 की जगह D/B लिख दूँ, D/B लिख दूँ तो किसी को हर्ज है क्या? तो आपने क्या देखा, फिर से देख लेना एक बार, ये बात समझ में नहीं आई हो कि त्रिभुज ABC ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करो तो उसका विकर्ण का पार्ट D, और ADC की बात करो तो विकर्ण का पार्ट D हो जाएगा, इन दोनों का मान। ऐसे ही यदि आप इस वाले की और इस वाले आकृति की बात करते हो तो उसके लिए मैंने समझा दिया क्यों बना ये वाली बात भी। क्यों? क्योंकि आपने बोला BEO त्रिभुज BEO व DFO त्रिभुज DFO में, तो आप दोनों त्रिभुजों में देख रहे हो BEO में और DFO में देख रहे हो, तो ये दोनों कोण दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण ये वाले दोनों इक्वल होते हैं। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो जब दो कोण इक्वल हो गए दो त्रिभुजों के, तो हम AA समरूपता से कह सकते हैं कि उसकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो दोस्तों H1/H2 इस भुजा का इस भुजा के साथ, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात समान है। तो क्या मैं H1/H2 की जगह D/B लिख सकता हूँ? तो मैंने यही तो लिखा था, D/B। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट बात करते हैं, पांचवा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट कोऑर्डिनेटर के लिए, ट्राइंगल के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी बार एक क्वेश्चन बहुत जनरली, जो आजकल बहुत कम है, मिलता है कि प्रति इकाई का खर्चा। देखो दो चीज़ें मिलती हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन। एक मिलता है दोस्तों आपको प्रति इकाई का खर्चा, इकाई का मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, क्या तो प्रति इकाई मिलेगी या फिर आपको मिलेगा प्रति वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इन दोनों का खर्चा। और इसके साथ मिलता है कुल खर्चा। आपको ऐसी बात मिलती है तो आपसे वहाँ एरिया और पैरामीटर की बात होती है, एरिया और पैरामीटर की बात होती है। तो देखो क्या होती है, देखते हैं। बोला कि प्रति इकाई या प्रति वर्ग इकाई खर्चा और कुल खर्चा दे रखा, कुल खर्चा दिया हो। ये जरूरी नहीं है भाई कोऑर्डिनेटर में हो, ये ट्रायंगल में भी लग सकती है। सुनिए दोस्तों, अभी आपने बोला था कि एक ट्रायंगल कोऑर्डिनेटर है आपका, कोई भी नाम था ABCD। आप मुझे बताइए, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परिमाप, पैरामीटर होता है, और एक होता है उसका क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालते हो, जो समतल आकृतियां हैं अर्थात 2 डायमेंशन आकृतियां हैं, तो आप उनका मुख्यतः क्या करते हो, लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई या आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यही तो यूज करते हो। तो आपने देखा कि लंबाई और जो ऊंचाई होती है, ये दोनों भुजा हैं और दोनों की दोनों भुजाओं के पास सेंटीमीटर मीटर इकाई तो होगी।
तो बताओ इकाई को जब 2 बार गुना करोगे तो आपकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में चली जाएगी, अर्थात 2 इकाई गुना होते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी इकाई आपके पास मिले, mm स्क्वायर जो भी। तो एक बात बताओ, परिमाप की बात करता हूँ, तो आपके पास परिमाप निकालना चाहूँ, जैसे मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो आप इसके परिमाप के बारे में क्या बोलोगे? 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 सारी सेंटीमीटर थी तो केवल सेंटीमीटर लगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालते, इस आकृति का यदि मैं क्षेत्रफल निकालता तो उसकी इकाई आती सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको पता है, क्योंकि वह लंबाई चौड़ाई या आधार गुना ऊंचाई होता है, 2 भुजाएं गुना होती हैं, और दोनों भुजाएं जैसे ये दोनों गुना होगी तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बनता है। तो आपको क्या करना है, क्या ध्यान देना है इस आकृति में, जब भी आपको कुल खर्चा, तो देखो कुल खर्चा दिया है, मान लो कुल खर्चा दिया है, और कुल खर्चे के साथ यदि आपको प्रति इकाई, देखो केवल इकाई दी है तो इसका मतलब वो परिमाप को डिनोट कर रही है, केवल इकाई दी है तो वो परिमाप को डिनोट कर रही है, सही बात है। लेकिन यदि वर्ग इकाई दिया है, यानी इकाई की घात 2 लगी हुई है, तो वो उसके किसको डिनोट कर रही है दोस्तों? क्षेत्रफल को। प्रति इकाई की बात हुई है तो वो उसकी बाउंड्री पर चलना हमें बता रहा है, ये इसका क्या कहलाता है दोस्तों? पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो कुल खर्चा बटे प्रति इकाई खर्चा, प्रति इकाई खर्चा, ये सभी में काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कुल खर्चा बटे, और क्षेत्रफल की इकाई होती है प्रति वर्ग, प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे प्रति वर्ग इकाई, प्रति वर्ग इकाई का खर्चा। दोस्तों प्रति इकाई हो तो पेरीमीटर, और प्रति वर्ग इकाई हो तो इसका एरिया का सूत्र बनता है, अर्थात एरिया निकालते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं, मैं कह रहा हूं कि एक कोऑर्डिनेटर, एक चतुर्भुजाकार खेत है, जिसमें बोला कि उसकी दीवार या बाड़ करनी है या तारबंदी करनी है। तारबंदी करने का खर्चा है 20 रुपये प्रति मीटर, 20 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है, 20 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है 4000। कितना खर्चा है? 4000। तो बताओ 4000 कुल खर्चा है, और ये है प्रति इकाई, क्या है? प्रति इकाई। तो कुल खर्चे में प्रति इकाई का भाग लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। और यदि प्रति वर्ग इकाई हो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, 6ठे नंबर का। छठा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है कि आपको एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है और उसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ABCD, और इसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं। एक डायगोनल हो गया इसका AC और एक हो गया इसका BD। और एक खास बात और बताई कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को थीटा कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। और आपको पता है कि सर ये वाला डायगोनल बन गया आपका D1 और ये डायगोनल हो गया D2, अर्थात पहला AC है उसको मैंने D1 बोल दिया और BD है उसको मैंने D2 बोल दिया, और ये दोनों डायगोनलों के बीच में, दोनों विकिरणों के बीच में थीटा एंगल है। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे बोल सकते हो? क्षेत्रफल बोलने के लिए आपको देखोगे वो होगा 1/2 दोनों डायगोनल D1 गुना D2 गुना, और उसके साथ में होगा साइन थीटा, साइन थीटा। अर्थात क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, उसका हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद में, छठे के बाद में 7वां पॉइंट भी हम साथ ही देखते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, और इसी आकृति को मैं बनाता हूं, ध्यान देना एक बार। सातवां पॉइंट है दोस्तों, मान लो ये वाला, इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, इसका क्षेत्रफल A3 है और इसका क्षेत्रफल A4 है। अर्थात आपको दोनों डायगोनल देने के बाद आपने देखा कि आकृति 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, तो चारों पार्ट्स को मैंने एरिया का नाम दिया A1 A2 A3 A4। तो
तो यहाँ से जो एक कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि A1 इंटू A3 अर्थात एरिया एक नंबर इसका और इसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4 अर्थात दूसरी कंडीशन ये है। इनसे आपको क्वेश्चंस कैसे देगा, इसका क्षेत्रफल दे देगा, इसका पूछेगा, इन तीनों का क्षेत्रफल दे देगा, इसका पूछेगा। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। ये वाली जो कंडीशन मैंने A1 इंटू A3, क्योंकि मैंने एक बात शुरुआती वीडियो में बता दी थी दोस्तों, रटना किसी को नहीं है, हम पढ़ाएंगे जो भी पढ़ाएंगे क्योंकि जवाब के साथ। ऐसे नहीं कि मैंने लिखवा दिया A1 इंटू A3 इक्वल A2 इंटू A4 होता है, क्यों होता है वो वाली चीज़ भी हम डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपने बोला कि सर ये भुजा मान लो A है, ये भुजा B है, ये C है और ये D है। और आप एक बात कह सकते हो कि मान लो ये वाला कोण यदि आपके पास थीटा डिग्री है, ध्यान देना, ये वाला कोण यदि थीटा डिग्री है तो दोस्तों फिर ये क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये ज्योमेट्री का बात है और आपको पता है उन दोनों कोणों को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो आप एक बात कह सकते हो कि जब ये थीटा है तो दोस्तों ये 180 माइनस थीटा बचेगा। ये थीटा है तो इसके शीर्षाभिमुख कौन है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। बात सही है। ये 180 माइनस थीटा है तो दोस्तों ये भी कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। ये वाली बात सही है या गलत है? तो क्या आपने देखा कि यदि मैंने इस एंगल को थीटा माना है तो ये वाला 180 माइनस, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अब एक काम करें, यहाँ से मैं यदि A1 आकृति का मान निकालता हूँ, A1 का क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो A1 का क्षेत्रफल अर्थात अभी आपको बताया जा चुका है कि जब आपको दोनों डायगोनल और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। A1 की बात करें तो बताओ D और A दोनों डायगोनल हैं, और वैसे भी आपको ये बात ट्राइंगल में भी बता चुका हूँ मैं, दो भुजा एक बीच का कोण। ध्यान देना, ये A है, ये B है, ये थीटा था। तो हमने बोला था 1/2 AB साइन थीटा, ट्राइंगल में बोला था भाई ये बात। तो आप क्या कह सकते हो, सर A1 की वैल्यू निकालनी है तो आप बोलोगे 1/2 साइड्स A और D हो जाएंगी, A गुणा D और साथ में होगा साइन थीटा। ये आपकी पहली बात हो चुकी है, ये आपकी पहली बात हो चुकी है। अब ऐसे ही एक बात बताना आप लोग मुझे, A2 की वैल्यू निकालिए आप लोग। A2 की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, 1/2। A2 के लिए आप बोलोगे साइड A और B है, A गुना B गुना, लेकिन यहाँ थीटा 180 माइनस है तो आप तो साइन थीटा ही लिखने हो, साइन 180 माइनस थीटा। लेकिन आपने थोड़ा सा पार्ट ये वाला देखना, टिग्नोमेट्रिक्स में ध्यान देना दोस्तों, साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ये बात टिग्नोमेट्रिक्स की है। जब टिग्नोमेट्रिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा कि कैसे बना था। ये कोऑर्डिनेटल होते हैं, वहाँ भी 4 चतुर्थांश होते हैं, उनमें चेंजमेंट होता है। तो दोस्तों क्या इस वाली बात को भी मैं, ये वाला पॉइंट है साइन 180 माइनस थीटा, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा ही, क्योंकि डबल काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, साइन थीटा। दूसरा पॉइंट, तीसरी की बात करूँ A3 की, तो A3 आप देखना, A3 के लिए साइड देखोगे B और C दो साइड हैं, तो आप बोलोगे 1/2 B गुना C गुना वही साइन थीटा, तीसरा हो गया। और A4 रह गया एक, A4 के लिए आप बोलोगे 1/2, A4 के लिए दोनों साइड D और C हैं गुना साइन थीटा। ये चौथे नंबर की पॉइंट हो गया। तो क्या अब आप लोग एक बात देखें, यहाँ से मैं A1 और A3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, A1 और A3 को मल्टीप्लाई करता हूँ और A2 और A4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप A1 इंटू A3 करोगे, A1 इंटू A3 करोगे तो देखना 1/2 इन दोनों को गुणा कर रहे हो तो 1/4 गुना ADBC, अर्थात चारों हैं ABCD बन गया, ABCD साइन साइन स्क्वायर थीटा। बात सही है। ऐसे ही यदि मैं A1 A3 के अलावा A2 A4 ज्ञात करूं तो आप बोलोगे A2 गुना A4 ज्ञात करोगे तो ध्यान देना A2 A4 1/2 तो 1/2 कितना हो गया दोस्तों, 1/4 हो गया गुना ABCD। देखो A2 ये रहा,
A4 ये रहा, ABCD और वही साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये दोनों पक्ष दोनों के बराबर हैं? जब ये दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि A1 A3 A2 A4 का मल्टीपल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोस्तों ये वाली बात सही है। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए फिर आगे। चलिए अब बात करते हैं 8वें नंबर पॉइंट की। 8वां पॉइंट क्या है? मैं कह रहा हूं कि एक कोऑर्डिनेटर, एक चतुर्भुज जिसके दोनों विकिरण दे रखे हैं, दोनों विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, अर्थात 90 डिग्री कोण अंतरित करते हैं, अर्थात मैं कह दूं कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित होते हैं। तो वहां क्या कंडीशन बनती है? ध्यान देना। एक कोऑर्डिनेटर था ABCD और इसकी मैं बात कर रहा हूं दोनों विकिरण एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित है, लंबवत अध्यारोपित है। तो आप क्या कह सकते हो? आप क्या कह सकते हो? ये वाला रिजल्ट देखना, दोनों विकिरण एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित है, दोनों विकिरण एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अभी जो मैंने पिछली बात में बताया था कि ये दोनों विकिरणों के बीच में थीटा एंगल होगा, कोई भी कोण होगा, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर है, अर्थात 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो दोस्तों यहाँ से कि विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है, अर्थात कैसे? ध्यान दें, AD का स्क्वायर और AD के सामने विपरीत कोण है BC, इन दोनों के वर्गों का योग वो बराबर होगा दूसरी भुजाएं जो बच गई, DC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अर्थात ये वाली बात मैं वहाँ से कह सकता हूँ कि विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग आपस में बराबर होता है। कब होता है? जब दोनों विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, अर्थात वो कह रहा है कि दोनों विकिरण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जैसे ऐसी बात आपको आगे देखने को मिलेगी, आयत होता है, आयत में दोनों विकिरण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग बोलूँ या समचतुर्भुज बोलूँ, उनमें एक दूसरे पर ये लंबवत अध्यारोपित होते हैं। वो वाली बात मैं वहाँ बताऊँगा कि क्यों होते हैं, ये वाली बात भी। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट क्या है? मैं कह रहा हूं कि एक कोई कोऑर्डिनेटर जिसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं या नहीं दे रखे, दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, ये कुछ नहीं बताया गया आपको। और आप कह रहे हो कि आपको बताया गया है कि एक कोऑर्डिनेटर जिसकी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए। नाम था कोऑर्डिनेटर का ABCD, प्रूफ भी करूंगा भाई, जो भी बात बताऊंगा। ABCD है, इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो PQRS मिड पॉइंट था। PQRS एक मिड पॉइंट था। तो दोस्तों इस PQRS के बारे में पूछा गया है कि PQRS कौन सी आकृति बनेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया गया। तो आप बोलोगे भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, मिलाने पर PQRS एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ध्यान देना दोस्तों, कोई भी एक चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो मिलाने से एक आकृति प्राप्त हो रही है PQRS। वो PQRS कैसी आकृति होगी दोस्तों? समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज होगा।
अब यही बात आप कैसे कह सकते हो कि सर ये पी क्यू आर एस ही कैसे होगा, यानी समांतर चतुर्भुज कैसे होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं और ध्यान दीजिए, मैं सारी बात समझाऊंगा इस प्रूफ में, और ये भी बता दूंगा कि इसके विकिरण यदि परपेंडिकुलर हैं तो क्या बनेगा और सिंपल हैं तो क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार। मान लो ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटल था, ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटल था, और मैं इसका एक डायगोनल खींच रहा हूँ ए सी, इसका एक विकिरण है ए सी। अब आपने त्रिभुज में एक बात पढ़ी थी कि त्रिभुज में मध्य बिंदु पर में क्या होता था, यदि आपको पता है तो ध्यान दें। यदि आपने ट्राइंगल वाले वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो पहले एक बार उनको देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी बात मैं हाँ ना का जो भी प्रूफ दूंगा वो ट्राइंगल से सेट होने वाला सारा। तो ध्यान दें, ट्राइंगल में आपने देखा था कि एक कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, भुजाओं के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, तो ये ए बी सी था, ये डी ई है, तो आप क्या बोलोगे, डी ई बी सी के समांतर होता है, डी ई बी सी के समांतर होता है। एक बात तो ये बोलते थे। दूसरी बात क्या थी कि जो डी ई का मान है वो बी सी से आधा होता है, ये 10 है तो ये कितना हो जाता था, 5। ये बात आप मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़कर आ चुके हो। तो बताओ ए डी सी एक आपका ट्राइंगल है, आप बोल रहे हो कि सर मान लो ये विकिरण आपका D1 है, ये विकिरण कौन सा है, D1 है, डायगोनल फर्स्ट है। आप ए डी सी ट्राइंगल ऊपर वाले के मिड पॉइंट्स को मिला दो, तो आप मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बोलोगे, ये जो भुजा है वो इस भुजा के समानांतर है और इस भुजा की आधी है। ये D1 है तो ये D1/2 हो जाएगा। ये बात सही है। ऐसे ही यदि मैं नीचे वाली ट्राइंगल की बात करता हूँ तो आप इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो आप क्या बोलोगे कि जो ये वाली भुजा आप खींच रहे हो ये AC के पैरेलल है, समानांतर है। ध्यान देना, अर्थात आप ये भुजा जो बना रहे हो जो भी है ये किसके समांतर है, AC के, और AC की आधी भी है मध्य बिंदु पर में से। तो ये D1 है तो ये हो गया D1/2 हो गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसका दूसरा डायगोनल और खींचते हैं, दूसरा डायगोनल और खींचते हैं, ध्यान देना भाई। और इसका दूसरा जो डायगोनल है वो है भाई D2। क्या है, D2 है। तो जैसे ही आप दूसरा डायगोनल खींचा तो फिर से ये ट्राइंगल दो त्रिभुजों में बन चुका है, एक इधर की और एक इधर की। थोड़ी देर के लिए अब देखना वही बन गई वापस। तो मुझे बताओ इस दोनों के मिड पॉइंट को मिलाया तो इस D2 का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि ये तो वैसे भुजा मैंने साफ करी है इसलिए ताकि आपको समझ में आए। एक बात बताना, इसके दोनों मिड पॉइंट्स को आप मिला रहे हो तो ये आपकी D2/2 हो गई। बात सही है। तो आप इस विकिरण को वापस मिला दीजिए, पता रहे हाँ ये विकिरण था। और इधर से देखना भाई, मान लो ये विकिरण नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या बोलोगे, बोला सर दोनों मिड पॉइंट्स को मिला रहे हो, D2 है तो ये D2/2 हो गया, D2/2 हो गया। वापस से इस आकृति को मिला दीजिए। तो दोस्तों क्या एक आप बात बता सकते हो, जो PQRS बना है, PQRS बना है, उस PQRS में आप क्या कह रहे हो, ये D1/2 है। और सुनना, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में भी समांतर होंगी। ऐसे ही ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। तो आमने सामने की D2/2 समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। D1/2 आपस में बराबर भी है और समानांतर भी हैं। तो दोस्तों आप क्या कहते हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तो वो आकृति समानांतर चतुर्भुज बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। ये वाली बात सही है या गलत है? तो आपने एक पॉइंट पढ़ा कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। अभी इसमें दूसरा पॉइंट और आता है जो बढ़िया आता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान दें। मान लो ये दोनों डायगोनल थे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री का कोण बना रहे थे। यदि
ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो ये पी क्यू आर एस एक क्या बनेगा, आयत। यदि दोनों विकिरण लंबवत हैं तो पी क्यू आर एस एक आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। बात सही है। पहले क्या था भाई, परपेंडिकुलर नहीं थे, तब क्या बनता है, समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये वाले एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो बताओ भाई, जब विकिरण सिंपल हैं, सादा हैं, तो आकृति जो बनेगी वो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनेगी। और यदि दोनों विकिरण लंबवत हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये पी क्यू आर एस एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बजाय वो एक आयत कहलाने लग जाएगा। क्या कहलाने लग जाएगा, आयत। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट देखिए। तो अब चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, 10वें नंबर के पॉइंट की, और जो लास्ट पॉइंट होगा, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेटर आपको दे रखा है, ये कोऑर्डिनेटर दे रखा है जिसका नाम है ABCD, और इसके सामने वाली भुजाओं को आप मिड पॉइंट्स को मिला दो। इसके सामने की जो भुजाएं हैं उन पे मिड पॉइंट्स लेते हो, मिड पॉइंट ले लिया, और इन मिड पॉइंट्स को विपरीत शीर्षों से मिला दीजिए। अर्थात कैसे, ध्यान देना, क्योंकि हम मैंचुरेशन की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल वाले सारे पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ, और इस पॉइंट्स को इन दोनों से मिला दो। बना दिया। तो अब आपके पास एक आकृति ये बनी, एक आकृति ये बनी। मान लो इसका क्षेत्रफल था A1, इसका क्षेत्रफल था A2, तो इसका क्षेत्रफल A माना मैंने। तो आप इन तीनों में क्या संबंध बता सकते हो कि सर जो एक है उस एक का जो योगफल होगा वो बराबर होगा A1 प्लस A2 के। A का जो मान होगा वो A1 प्लस A2 के बराबर होगा। A का जो मान होगा A1 प्लस A2 के बराबर होगा। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दें। वही ABCD था और मिड पॉइंट की बात हो रही थी। मिड पॉइंट्स को मिला दो विपरीत शीर्षों से, तो आपने देखा कि अपने पास यहां पे एक आकृति ये बनी, एक आकृति ये बन रही है, एक आकृति ये बन गई, एक आकृति ये बन रही है। इन चारों के क्षेत्रफल के बारे में क्या बात होती है, ध्यान देना भाई। तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल हो गया A1, इसका हो गया, इसका मान लो A2 है, इसका A3 मान लो और इसका A4 मान लो। अर्थात 4 पॉइंट से ध्यान देना, A1, A2, A3, A4। कब, जब सामने वाली भुजाओं के मिड पॉइंट्स को विपरीत शीर्षों से मिला देते हो तो ये डायगोनल बनता है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि सर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इक्वल होगा A3 प्लस A4 के। A1 प्लस A2 इक्वल होगा A3 प्लस A4 के। अर्थात आपको दे दिया इसका है 5, इसका है 2, इसका है 3, तो बताओ इसका क्या होगा। तो आप बता सकते हो, क्यों, क्योंकि A1 प्लस A2 बराबर होता है A3 प्लस A4। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल या स्क्वायर में से किसी एक पॉइंट की और पर्टिकुलर उसकी थ्योरी, क्योंकि आज के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। वीडियो स्किप मत करा करो और पूरा वीडियो देखकर आप कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।